वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। तो आज हम लोग क्लास 11 का रिवीजन करने वाले हैं जो नायक बैच में नवीन सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास 11 का रिवीजन नहीं है, जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं वो नोट्स ओपन कर लीजिए और अपना रिवीजन करिए। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स अगर अगर आप चाहते हैं कि मिले आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक और एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 1 से लेकर क्लास 11 तक की पीडीएफ पड़ी है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास 11 का पहला क्वेश्चन है कि बिहार में मिथिला में मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो ये लोक नृत्य है धोबिया। कौन सा है? धोबिया, जोगिया, झिझिया, विदेशिया, जाट जाटिन, समा चकेवा, झड़नी और बिहड़ा, इसको बिहुला ही बोलते हैं। ठीक है, ये है। तो मछुआरों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कमला नृत्य है। ठीक है, और ये सब बाकी बिहार के अन्य नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिद्धि माधुरी, वीर नाट्यम, भाल कल्पम, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, डागला, पंडवानी, शुआ, पंथी, नवरानी छत्तीसगढ़, दशावतार, मुशोल, तरंगमेल, रणमाले, ये गोवा का है। ठीक है, भबई, जुरुथीन, राठवा निघेर, ये गुजरात का है। छपेली, घुड़ेही, नाटी, नाटी डांस से कहाँ का है? हिमाचल का है। ये सारे के सारे फोक डांस हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों के। कड़सा, मुंडारी, हुंटा, ये झारखंड का है। ठीक है, वीरगासे, यक्षगान, सुगी, होली वेश कर्नाटक का है। ठीक है, डोली कुनीता, ये भी कर्नाटक का ही है। जुआरा, मटकी, फूल पत्ती, सेला काड़की, ये मध्य प्रदेश का। और एक तुर्रा कलंगे भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में चित्रकला, ठीक है, इसे क्वेश्चन सर बताए थे कि सूरा चित्रकला, पट चित्रकला कहाँ का है? तो ये ओडिशा का है। लघु चित्रकला, मेहंदी, फर चित्रकला, ये राजस्थान का है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश का है। ठीक है, गुलेर, कागड़ा, रोफ चित्रकला, ये हिमाचल प्रदेश का है। मधुबनी पेंटिंग, अरिपन और गोदना, ये सब कहाँ का है? बिहार का है। ठीक, मधुबनी पेंटिंग बेसिकली ये मिथिलांचल में बहुत फेमस है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन की जादव पट्टिया कहाँ का नृत्य है? तो ये बिहार और झारखंड दोनों का डांस, ये पेंटिंग है। ठीक है, रंगावली, ये भी कर्नाटक का पेंटिंग है। कोल्लम और तंजौर, ये तमिलनाडु का है। कलमाजट्टू केरल का है। चिकनकारी कहाँ का है? तो लखनऊ का है। ठीक है, वारली प्लस रंगोली, ये महाराष्ट्र में बनाया जाता है। पिथौरा, उथिया और सथिया, ये कहाँ का है? गुजरात का है। फेस्को कहाँ का है? तो हरियाणा का है। ठीक है, और एक और है मुंगलू प्लस कलमकारी, ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। एक चिकनकारी है, चिकनकारी लखनऊ का है लेकिन कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि हिंदू मंदिर की महत्वपूर्ण भाग सर बताया था। ठीक है, तो गर्भगृह को कहा जाता है क्या? देखिए, हिंदू हिंदू मंदिर का एक होता है कि इसमें भगवान को हम स्थापित करते हैं, तो वो होता है गर्भगृह, तो वो महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि उसमें ही भगवान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदू मंदिर के अन्य उसके तत्व होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, जैसे शिखर, शिखर जो होता है उसको गर्भगृह, जो गर्भगृह के ऊपर होता है उसको शिखर बोल। मान लीजिए कि ये मंदिर है। ठीक है, ये गर्भगृह, यहाँ पे भगवान बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो डोम टाइप का बना है ये, इसको शिखर बोलते हैं। ठीक है, मंडप किसको बोलते हैं? गर्भगृह के सामने वाले को मंडप बोलते हैं। आमलेख प्लस कलश किसको बोलते हैं? तो मुकुट तत्व को बोलते हैं, यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे कलश हो गया। ठीक है, ये होता है मुकुट। ठीक है, जागती मंदिर का आधार बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मंदिर हो गया, ये मंदिर का आधार हो गया, ये जागती बोलेंगे इसको। और गोपुरम जो होता है वो बेसिकली दक्षिणी मंदिर का बड़ा प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, मंदिर, भारत में मंदिर तीन तीन तरह के बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन है ये। ठीक है, यूएनईपी का है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ की राजधानी? तो केन्या की है। स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? वीपो। तो ये है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। हेडक्वार्टर जिनेवा। स्थापना 1967 में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा 2024 में इंटरनेशनल फुटबॉल डे 25 मई को मनाया गया। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग दिवस मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज दिवस मनाया जाता है। मई का कुछ इंपॉर्टेंट सर डेट बताए थे जिस दिन कुछ ना कुछ मनाते हैं, जैसे कि 28 मई को मासिक स्वच्छता धर्म दिवस मनाया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। और 24 मार्च को इंटरनेशनल टीबी डे मनाया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे, इंटरनेशनल हेपेटाइटिस डे। 12 नंबर को इंटरनेशनल निमोनिया डे मनाया जाता है। 14 नंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6 है कि फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग क्या होता है? तो ये लाल कलर का होता है। और जो वार्निंग का जो दिया जाता है, वार्निंग दिया जाता है, तो उसका कार्ड क्या होता है? तो येलो कलर का कार्ड होता है उसका रंग। ठीक है,
रेफरी के पास चार, मतलब रेफरी के पास जो मैदान में खड़ा होता है उसके पास तीन तरह का सामान होता है, जैसे कि एक कार्ड होता है या फिर येलो कार्ड और रेड कार्ड होगा, एक सीटी होगा और एक घड़ी होता है, ठीक है। तीन तीन ही सामान होता है उसके पास। फुटबॉल लीग में देखिए, इंडियन सुपर लीग का फुट ये शुरुआत कब हुआ था, तो 2013-14 में हुआ था, ठीक है। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, मॉन्टेविडियो में हुआ था, मॉन्टेविडियो, ठीक है। उरुग्वे की राजधानी है, और जीता कौन था इसमें, तो उरुग्वे ही जीता था, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड कप विजेता है वो कौन है, तो ब्राजील है। कितना बार, तो 5 बार जीता है। कौन सा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। वर्तमान विजेता कौन है 2022 में जो हुआ, तो अर्जेंटीना ने जीता, हराया किसको, फ्रांस को। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका, तो कतर में होता है आयोजन, ठीक है। 2026 WC वर्ल्ड कप जो यूएसए प्लस कनाडा प्लस मेक्सिको में हुआ 2026 में, ठीक है, फुटबॉल का। एशियन गेम्स की बात करते हैं, तो फुटबॉल का गोल्ड भारत में 1951 में आया था, न्यू दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है। 1962 में हुआ था, और 1956 में हुआ था, मेलबर्न में सेमीफाइनल में भारत खेला था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनूप रागा विलास किसने लिखा है, तो अनूप रागा विलास लिखा है पंडित कुमार गंधर्व ने। इनको पद्म भूषण 1977 में और पद्म विभूषण 1990 में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर दास का जो एल्बम है उनका उनका नाम है रागमाला। रागमाला और माई म्यूजिक माई लाइफ, दो इनके पास एल्बम है, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, और इनको भारत रत्न 1999 में मिल चुका है। मीटिंग बाय द रिवर किसने लिखा, तो मोहन भट्ट ने लिखा, और इन्होंने ही मोहन भट्ट के मोहन वीणा के संस्थापक है ये, ठीक है, मोहन वीणा के संस्थापक है। और मोहन वीणा क्या होता है, बजाने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स इनका एल्बम का नाम है। और ये संतूर बजाते हैं, ठीक है। ये भी एक तंतु वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है, जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, जिसमें धागा लगे होते हैं, मतलब धागा को उस पर स्पंदन करने से वो आवाज करता है, ठीक है, तो उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुष्का शंकर का म्यूजिक का नाम क्या है, म्यूजिक एल्बम का नाम क्या है, तो बापी नाम है। RD बर्मन का म्यूजिक एल्बम का नाम तो पंचम नाम है, ठीक है, इसलिए इनको पंचम दा भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया है, इनको द माएस्ट्रो फ्रॉम बनारस इनका एल्बम का नाम है। और 2001 में दो लोगों को भारत रत्न दिया गया था, एक थी लता मंगेशकर और दूसरे थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई वादक से संबंधित है, ठीक है। और शहनाई जो है वो सुषीर वाद्य यंत्र है, मतलब उसमें हवा के द्वारा उसको बजाया जाता है, ठीक है। सुषीर वाद्य यंत्र में कौन कौन आ जाता है, शहनाई आ जाता है, बांसुरी आ जाता है, ठीक है, ये दो मेनली इसमें आ जाते हैं। आपका सेक्सोफोन भी इसमें ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 है कि भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन से, तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, दोनों तीनों मिलकर एक संसद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सरला करके याद रख सकते हैं आप, संसद आर्टिकल 79 में लिखा है, जिसमें 2 सदन होते हैं, ठीक है, और 3 अंग होते हैं। 2 सदन कौन कौन से, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, और 3 अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, ठीक है। पहला अंग होता है राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 में लिखा है, इसको अपर हाउस बोलते हैं, और या फिर इसको अस्थाई सदन ही बोलते हैं, ठीक है। और इसका हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं, किसके, तो राज्यसभा के, ठीक है, अपर हाउस के। और लोअर हाउस जिसको बोलते हैं उसको लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 81 में इसको लिखा गया, लोअर हाउस बोलते हैं इसको, निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति 5 साल के लिए चुना जाएगा तो ये जरूरी नहीं कि अगला 5 साल के लिए भी वही चुना जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये अस्थायी सदन हो जाता है। जबकि यहाँ पर 2/3 जो अपर हाउस, वहाँ पर 1/3 सदस्य जो रिटायर करते हैं, और बाकी सदस्य जो होते हैं वो वहाँ पर अस्थायी सदस्य सदन होता है, अर्थात अस्थायी रूप से वहाँ बने रहते हैं, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम आयु कितनी, सॉरी मिनिमम आयु होती है कितनी, तो 30 साल अगर आपकी एज है तो आप राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हैं, ठीक है। और मैक्सिमम सीट कितना होता है, तो 238 सीट होता है पूरा मिलाकर, राज्य स्टेट प्लस यूटी से मिलाकर। और 12 सीट जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जो नॉमिनेट करते हैं 12 अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है। तो वो टोटल मिलाकर कितना होता है, 250 सीट हो जाता है। लोकसभा में कितनी सीट होती है, तो लोकसभा में टोटल क्षेत्र मैक्सिमम 552 से 550 सीट है। और सदस्य कितने हैं इसमें, सॉरी, आपका एज कितना होना चाहिए, तो 25 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। संसद के सत्र को लिखा गया आर्टिकल 85 में लिखा गया, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष भाषण आर्टिकल 87 में लिखा गया। विशेष भाषण मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जब विशेष भाषण देंगे तो अपने मन से वो कुछ भी बनाकर नहीं देंगे, उनको जो दिया जाएगा लिख कर, स्क्रिप्ट लिखकर वही बोलना पड़ेगा उनको, इसलिए उसको स्पेशल भाषण, स्पेशल स्पीच कहा जाता है। आर्टिकल 87 में लिखा है इसको, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर किस में लिखा है, तो 93 में लिखा है, आर्टिकल 93 में। संसद सचिवालय किस में लिखा है, तो आर्टिकल 98 में। मध्य प्रदेश
के विशेष अधिकार आर्टिकल 105 में लिखा है। सॉरी मत ये एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश पढ़ रहा हूँ, इसको एमपी हो गया, एमपी होगा। संसद में लैंग्वेज का प्रयोग कौन कौन सा होता है, तो आर्टिकल 120 में जो लिखा है उसमें जो लैंग्वेज हो लिखा है वही प्रयोग होता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जो पीएम बने कौन कौन है इसे, तो नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार रहे हैं, ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं जो पीएम बने हैं, ठीक है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मोवलंकर, और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष तो एम ए अयंगर। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो यही एम ए अयंगर ही थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी, और दूसरी कौन थी, तो सुमित्रा महाजन थी। उनकी किताब का नाम है मातोश्री, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष कौन था लोकसभा का, तो बलराम जाखड़ था, लगभग 9 साल ये रहे थे, ठीक है। लोकसभा स्पीकर निर्वाचक मत होता है आर्टिकल 100 में। निर्वाचक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि दोनों पार्टी का मतलब अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है दोनों में अगर किसी तरह का बिल पास करना हो और दोनों का मत बराबर आ जाए, मतलब कि एक ने मत दिया 50 और दूसरे ने भी 50 दिया, ठीक है, तो दोनों तो बराबर हो गए, ये तो खेल ड्रॉ हो गया। तो इसके तो यहाँ पर जो निर्णय होता है वो निर्णय जो लोकसभा स्पीकर होता है वो देता है। क्यों, कैसे देता है, तो उसके पास एक विशेष अधिकार होता है मत देने का। तो वो चाहे तो रूलिंग पार्टी को मत दे सकता है एक, या फिर चाहे तो जो अपोजिशन पार्टी है उसको मत दे सकता है और उसको जिता सकता है, ठीक है। तो उसी को लिखा गया आर्टिकल 100 में, इसको लिखा गया है, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन होता, तो राम सुभग सिंह विपक्ष का पहले नेता थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जीवी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 है कि लोकसभा में यूटी का प्रतिनिधित्व कितना है, तो 20 है, ठीक है। स्टेट में कितना है, 530 है। लोकसभा में अभी मैंने सीट बताया था पूरा 543 है टोटल सीट, ठीक है। जनरल से कितने सीट आते हैं, तो 412। एससी एसटी से 47 और 84, जबकि दोनों मिलाकर 131 सीट होते हैं, और एससी एसटी से 24% सीट रिजर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सीट जनगणना के आधार पर 1971 में इसको बांटा गया था। मतलब 1971 का जो जनगणना है, मतलब 10 लाख प्रति व्यक्ति पर एक आपका प्रतिनिधित्व रहेगा जो जाकर लोकसभा में आपका बात को रखेगा, ठीक है। तो 1971 के जनगणना के अनुसार इसको बनाया गया है, ठीक है। लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब लाया गया था, तो 1951 में लाया गया था, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, तो यूपी में है, 80 सीट लेकर ये बैठा है। महाराष्ट्र में 48 सीट, जबकि वहीं पे वेस्ट बंगाल में 42 सीट और आंध्र प्रदेश में 42 सीट हो जाता है। उसके बाद बिहार आता है, बिहार में 40 सीट हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा सीट रखने वाले राज्य हैं, ठीक है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम तीनों में एक एक सीट है। असम में 14 सीट है, ठीक है। दिल्ली में 7 सीट है। दिल्ली में राज्यसभा की सीट कितने हैं, 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग गठित कब हुआ था, तो 1952, देखिए 4 बार हुआ था ये। 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ था, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था। क्वेश्चन संख्या 11 है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर किस स्तर पर होती है, तो ये होती है इन द सेकंड रीडिंग में। तो देखिए किसी भी बिल को पास किया जाता है, किसी विधेयक को पास किया जाता है तो उसमें 3 रीडिंग होता है, 3 बार उसको मतलब उस पर चर्चा होता है। पहला होता है कि हम जब उसको पेश करते हैं हम, तो उसके कारण बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। मान लीजिए कि अगर धारा 370 को हटाया गया होगा तो वो 3 बहस हुआ होगा उसमें। पहला बहस में जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रखा होगा कि कारण क्या है इसको हटाने का, ठीक है। दूसरा में हुआ है, जब दूसरा रीडिंग होता है तो उसमें बहस किया जाता है, डिबेट होता है कि भाई तुम क्यों हटा रहे हो इसको, तुम नहीं हटाना चाहिए तुम्हें, ये सब चीजें होता है वहाँ पर। डिबेट, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं वहाँ बैठकर, ठीक है। और तीसरा जो रीडिंग होता है उसमें मतदान कर दिया जाता है, ठीक है। आप मतलब बहस के बाद जो मतदान होता है वो कर दिया जाता है। मतदान के लिए आपका तीसरे रीडिंग को किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न देखिए, संसद में 3 तरह के आवर चलते हैं। एक होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो होता है 11 बजे होता है, मतलब आप उसमें अपना प्रश्न रख सकते हैं। दूसरा होता है जीरो आवर। जीरो आवर मतलब 12 बजे शुरू होता है, ठीक है, और लंच हो जाता है 1 बजे, ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि वह पहला व्यक्ति जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी कौन था, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चली थी, तो भोलानाथ चंद्र जी थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला लिखा। अमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 13 है कि बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था। जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था तो उसका एकीकरण भी हुआ था। तो 1912 में 12 दिसंबर 1912 को इसका एकीकरण कर दिया गया था। तो थर्ड दिल्ली दरबार लगा था। टोटल दिल्ली दरबार कितने लगे हैं, तो देखिए आगे बताऊंगा मैं। थर्ड दिल्ली दरबार बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। कलकत्ता जो था, जो राजधानी
कलकत्ता से दिल्ली कब बना? दिल्ली तो दिल्ली बना था 1911 में, घोषणा हुई थी, जबकि 1912 में बन चुका था। ठीक है, और जॉर्ज पंचम के द्वारा इसको घोषणा किया गया था। नई दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो देखिए यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे पूछ रहा हूँ नई दिल्ली, तो नई दिल्ली राजधानी बनी थी 1931 में। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि 3 बार दिल्ली दरबार लग चुका है। पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में लिट्टन के समय। ठीक है, विक्टोरिया को भारत की रानी को बनाया गया था। ठीक है, दूसरा दिल्ली दरबार कब बना? तो 1903 में बना था। ठीक है, कर्जन के समय एडवर्ड सेवेंथ यहाँ पर आया था और एलेक्जेंडर भारत आई थी। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था हॉर्डिंग्स टू के समय। ठीक है, जॉर्ज पंचम प्लस कैथरी मैरी भारत आई थी यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। और मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था 1906 में। ठीक है, सलीम उल्लाह खान और आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पर? ढाका में। लंदन शाखा किसने खोला था यहाँ पे इसको, मुस्लिम लीग का? तो सैयद अमीर अली ने इसको खोला था। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1939 को मनाया जाता है। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। और दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो मोहम्मद जिन्ना ने दिया था, जिसमें लाहौर अधिवेशन 1946 में हुआ था, उसमें इसने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मकतव्य का काल कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है 1916 से 1922 में। इसी में जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो दो भागों में बट गया था। पहला था नरम दल, दूसरा था गरम दल। ठीक है, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अगला है कि लेकिन गरम दल और मुस्लिम लीग के 1916 में एकीकृत हो गए थे और लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में संयुक्त प्रांत में हुआ। संयुक्त प्रांत मतलब आज का गोरखपुर, आज का यूपी। और यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम का एक जगह है, वहीं पर 1922 में 4 फरवरी 1922 को एक चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें स्वराज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार का एक नारा दिया गया था तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस घटना होने के बाद ही ये नारा दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, काली मिट्टी के बारे में सर ने बताया था। ठीक है, तो नमी धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता इस काली मिट्टी में होती है। ठीक है, इसको काला रंग क्यों मिलता है? तो टिटनेफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काला रंग इसका मिलता है। रेगुड़ के नाम से भी इसको जाना है। ठीक है, लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम, इसलिए ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, और काली मिट्टी मेनली कपास की खेती के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसको चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कपास के लिए अच्छा होता है, चिकनी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है इसका? तो चेर नोजेम काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कोयला के खान के बारे में। सर ने पूर्व से पश्चिम की ओर जो लगवाया था, जैसे कि रानीगंज कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में। और आदिलाबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है, बात करते हैं कि अगला आगे कुछ कोयला के खदान के बारे में सब बताया था। गलमटिया कहाँ है? तो झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ी में जो होता है कोयला मिलता है, उस वो भी झारखंड में ही है। ठीक है, कर्णपुरा कहाँ है? झारखंड में। सुहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तंदूर क्षेत्र कहाँ है? तेलंगाना में। रणजीत घाटी सिक्किम में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं, आप अपना रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर पीडीएफ, सारा क्लास का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयला क्षेत्र के बारे में सर ने बताया था, तो माकुम कोयला क्षेत्र कहाँ होता है? कहाँ है? तो ये असम में है। ठीक है, नामचिक कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह झारखंड में। सुहागपुर मध्य प्रदेश में। झिलमिली क्षेत्र कहाँ है कोयला का? तो छत्तीसगढ़ में। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान में है। हीरा का जो खान है वो पन्ना में मिलता है। हीरा पन्ना आप सुने होंगे, हीरा पन्ना ज्वेलर्स। ठीक है, तो हीरा जो है वो पन्ना नामक एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर सबसे ज्यादा हीरा डायमंड मिलता है। कोलार और हट्टी जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ मिलता है? कर्नाटक में ही है। ठीक है, रामपुर की खान उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में होता है, जो 25 से 26% तक होता है इसमें। ठीक है, अगला है कि खनिज के बारे में सर ने बताया था। खनिज 19 नंबर क्वेश्चन की तांबा जो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। लौह अयस्क बेल्लारी की घाटी में पाया जाता है, कहाँ? ये कर्नाटक में है। मैग्नीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कटनी, कटनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है कटनी में, याद रखिएगा। वेल्लाडीला जो खान है वो कहाँ है? ये यहाँ से लौह लौह अयस्क निकाला जाता है, कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेलोर अभ्रक निकाला जाता है, माइका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नुआ मुड़ी लौह अयस्क निकाला जाता है, कहाँ पर? झारखंड में। और तांबा प्लस खम्माम
तांबा जो है तांबा निकला जाता है, और खम्माम की खाड़ी से, खम्माम का पहाड़ी से तांबा निकाला जाता है, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन संख्या 20 है कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो पेट्रोलियम रिवोल्यूशन को हम ब्लैक रिवोल्यूशन बोलते हैं। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। कलोल, कोसांबा और नौगाम, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, कर्नाटक में, ठीक है ये जगह। मोरन कहाँ है, तो असम में, डिब्रूगढ़ के असम में। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में है। पहला तेल का कुआं माकुम असम में है, ठीक है। और मोरन भी असम में ही है। भारत का पहला तेल शोधनशाला कहाँ है, तो डिगबोई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको निस्पंदन स्फीति बोलते हैं, फिल्टर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होती है कि मांग और आपूर्ति में असंतुलन, मतलब मांग ज्यादा है लेकिन जो उसका सप्लाई है वो कम है, ठीक है। इसमें अगर असंतुलन आ जाए, ये अगर सामंजस्य ना बैठे, तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। वस्तु और सेवाओं का मूल्य इसमें बढ़ जाता है इन्फ्लेशन में, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 22 है कि मुद्रास्फीति में सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इससे उपभोक्ता की दृष्टि से देखता है, ठीक है। रूरल, अर्बन और मिक्स रूप से इसमें सीपीआई मापा जाता है। और बेस ईयर क्या रखा गया इसका, 2012 रखा गया है, ठीक है। सेवा और वस्तुओं दोनों का मूल्य इस प्रकार है, मतलब कौन सी क्या सेवा आपको मिल रहा है और कौन सी वस्तु कितने में मिल रहा है, इसको दोनों का मूल्य जो है वो मापा जाता है बेस ईयर 2012 से। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ही सीपीआई की गणना करता है, ठीक है। और एक होता है डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसे विक्रेता की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। जो सेलर होता है उसकी दृष्टि से देखा जाता है। बेस ईयर 2011-12 है ये, ठीक है। सिर्फ वस्तुओं के मूल्य को मापा जाता है, वस्तुओं के मूल्य को, और यहाँ पर वस्तुओं के सेवा और वस्तु दोनों के मूल्य को मापा जाता है, ठीक है। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसकी गणना की जाती है, जो वाणिज्यिक मंत्रालय है वहां से इसकी गणना की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 23 है कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो ये विद्युत योजना से संबंधित है, ठीक है। 2017 में उसको लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला योजना 2 चरण में शुरू किया गया था पहले इसको, तो पहला 1.0 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, और दूसरा जो चरण है 2.0 वो 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और सबसे पहले यह बलिया में खोला था, बलिया कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि वेग और समय का संबंध क्या है, तो v=80। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया होता है, s मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन जो होता है वो नहीं दिया गया होता है। और s इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया गया हो, जब स्थिति और समय को दर्शाता है, ठीक है। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जब टाइम न दिया हो, स्थिति और वेग को दर्शाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 23 है कि समस्थानिक आइसोटोप्स ऐसे परमाणु होते हैं जो परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1H1 का परमाणु जो नाइट्रो ये इसमें यहाँ पर n इक्वल टू 0 है, ठीक है। 1H2 का ड्यूटोरियम बोलते हैं इसको, जिसका n है 1, ठीक है, न्यूट्रॉन। और S1H3 में इसको ट्रिटियम बोलते हैं, और इसका न्यूट्रॉन कितना है, 2 है, ठीक है। 1 - 1 करते हैं यहाँ पर 0 हो जाता है, यहाँ पर 1 - 2 करते हैं यहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यही है कि Z इज इक्वल टू 1 और P इज इक्वल टू 1। यहाँ पर E को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और P को प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है। इसको Z बोलते हैं, ठीक है। समभारी देखिए, जब Z इक्वल हो तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जब Z इक्वल, यहाँ पर Z इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, समस्थानिक वो है ये सब चीजें, ठीक है। इसका समस्थानिक आइसोटॉप्स है। देखो होता है आइसोबार मतलब समभारिक। समभारिक मतलब होता है कि जब परमाणु द्रव्यमान समान हो, जैसे कि 1640 घटाएंगे तो बराबर आएगा, 1940 घटाएंगे तो बराबर आएगा, 20 से 40 घटाएंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। तो जब परमाणु द्रव्यमान समान हो, तो यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान ये है, घटाएंगे नहीं, परमाणु द्रव्यमान ये है 40, ठीक है। ये तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान सेम है, के का परमाणु द्रव्यमान से है सेम है, Ca का परमाणु द्रव्यमान भी सेम है। तो इस तरह से जो परमाणु द्रव्यमान जिसके सेम होते हैं, जिस तत्व के परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं, उसे आइसोबार मतलब समभारिक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये रेप्टाइल्स में होता है, सरीसृप में। जैसे कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, याद रखिएगा। केशुडुकी किसको बोलते हैं, तो जिनमें मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया। सरीसृप में भी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, इन सब में स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो तिलचट्टा है, मक्खी है,
आपका चींटी है, इसमें स्पाइनल कोड नहीं होता है, तो ये केशुर्की के कैटेगरी में नहीं आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। बिल्कुल सही बात है। पक्षी जो होते हैं वो सारे समतापी होते हैं, ठीक है। 4 कक्ष होते हैं पक्षी में, पक्षी के हृदय में, और गर्म खून इनका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, और सबसे बड़ा सेल एक कोशिकीय सेल शुतुरमुर्ग का अंडा ही है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे छोटा अंडा हैमिंग बर्ड का होता है, और ये उल्टी दिशा में उड़ सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ये 28 नंबर करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि हाल ही में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला कहाँ बना है? तो ये बना है एमपी के ग्वालियर में। उद्घाटन करता नरेंद्र मोदी। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला है ये, ठीक है। पहला गौ अभयारण्य कहाँ खुला है? तो कामधेनु नाम है उसका, ठीक है, मध्य प्रदेश में खुला है। यूपी का गौ अभयारण्य कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर नगर में है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 29 है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुल सदस्य कितने इसमें? तो 10 हैं। 10वां मेंबर कौन है? तो बेलारूस है। सुपरवाइजर देश कौन कौन है इसमें? तो 2 देश हैं, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है मंगोलिया। पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन बना था इसके अंदर, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत? तो ये बना था वाराणसी 2023 में। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 2001 में, हेडक्वार्टर बीजिंग में, ठीक है। जुड़ा कब था भारत इसमें? तो 2017 में जुड़ा था। पाकिस्तान कब जुड़ा था? पाकिस्तान भी 2017 में जुड़ा था। भारत और पाकिस्तान एक साथ जुड़े थे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 30 है कि बंगाल की खाड़ी में बने तूफान दाना का नाम किसने दिया था? तो दाना का नाम दिया था कतर, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था इसका? तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। 2024 में कुछ तूफान आए थे। पहला नाम था रेमल तूफान, बंगाल की खाड़ी में ये उठा था, ठीक है। नाम दिया गया था किसने? तो ओमान ने दिया था। ये नाम का नामकरण कैसे किया जाता है मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। असना जो है वो अरब सागर में वो उठा था। किसने नाम दिया था? ये तो पाकिस्तान ने नाम दिया था इसका। निचोंग जो बंगाल की खाड़ी में उठा था, नाम किसने दिया था? तो म्यांमार में नाम दिया था, ठीक है। एक है विपर्जोय, विपर्जोय जो है वो अरब सागर में उठा था, नाम किसने दिया था? तो बांग्लादेश ने दिया था। मोचा जो है वो बे ऑफ बंगाल में उठा था, यमन ने इसका नाम दिया था। और चक्रवात शक्ति तूफान का नाम दिया था जिसने श्रीलंका है, ठीक है, शक्ति, ठीक है। अब देखिए नाम इसलिए दिया जाता है, इस आधार पर दिया जाता है कि मौसम संगठन जो है, विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कि एक समिति है, जिस समिति का नाम है विश्व मौसम संगठन, ठीक है। उनका समिति है जिसमें जितने भी खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश मतलब जो भी बे ऑफ बंगाल और अरब सागर से जितने भी देश लगे हैं, उनमें लगभग 13 देश हैं, और 13 देशों का एक संगठन है, और उन 13 देशों से 10-10 नाम सुझाया गया है, ठीक है। लगभग 130 नाम का लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिससे जब भी कोई भी तूफान आएगा तो उसमें से अगला नाम उस तूफान का नाम रख दिया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग देश इसका नाम देते हैं, 10-10 नाम, जैसे कि इंडिया ने भी इसका नाम दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास में आप एंजॉय किए होंगे और अपना अच्छे से रिवीजन किए होंगे। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। साथ में आपको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भी वहाँ पर मिलता है, डेली बेसिस पर क्विजेज भी होते हैं, और डेली क्लास का भी अपडेट वहाँ पर मिलता रहता है। तो जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।